तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स का भी सारा प्रॉपर्टी वही है जो कि लेंथेनॉइड में। लेंथेनॉइड क्या है? 4f सीरीज। लेंथेनॉइड क्या है? 4f सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4f में जाता है, इसलिए उसको हम लोग 4f सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। और एक्टिनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 5f सीरीज एलिमेंट। समझ गए ना? है क्लियर? ये भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इनर ट्रांजिशन में दो सीरीज है, 4f सीरीज एंड 5f सीरीज। 4f सीरीज को हम लोग लेंथेनॉइड्स बोलते हैं और 5f सीरीज को हम लोग एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब इसमें भी 14 एलिमेंट्स है। 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग एक्टिनियम। एक्टिनियम के बाद 89। एक्टिनियम फर्स्ट एलिमेंट है जो मेन पीरियोडिक टेबल में रहता है। एक्टिनियम ये जो है ये ब्लॉक नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, लेकिन इसी के नाम पर एक्टिनॉइड्स नाम पड़ा है। फर्स्ट एलिमेंट उस ग्रुप और उस पीरियड का है ना। ये 7th पीरियड हो गया एंड थर्ड पोजीशन क्या हुआ इसका? एक्टिनॉइड्स का पोजीशन क्या हो गया? पोजीशन क्या है? थर्ड ग्रुप एंड 7th पीरियड। यही है ना पोजीशन? पोजीशन ऑफ एक्टिनॉइड्स क्या है? थर्ड ग्रुप 7th पीरियड, सब उसी में रहेगा। हाँ, और फर्स्ट एलिमेंट जो है थर्ड ग्रुप 7th पीरियड का एक्टिनियम, लेकिन ये एक्टिनॉइड्स है नहीं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ गया ना? ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनर ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल एम्प्टी है, खाली है। एफ ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब तक एफ ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट कैसे कहलाएगा? नहीं कहला सकता है। इसलिए लेकिन इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ वो एक्टिनॉइड्स से मिलता है, इसलिए हम इसको एक्टिनॉइड्स के साथ यूज करते हैं। ये एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन प्रॉपर्टी मिलता है एफ ब्लॉक एलिमेंट के तरह, एक्टिनॉइड्स के तरह, इसलिए हम इसको एक्टिनियम को उसी के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेन एक्टिनॉइड्स कहाँ से कहाँ? थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक। थोरियम का 91, एक्टिनियम के बाद थोरियम ही आएगा, इसको नीचे में जगह दिया गया है ना। एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल इसीलिए कहा गया ना, नीचे में जगह दिया हुआ है अलग से, क्योंकि मेन पीरियोडिक टेबल में एक ही बॉक्स में इतना 15-15 एलिमेंट कैसे रहेगा? संभव नहीं है ना। तो इसलिए एक ही को रखे, पहला एक्टिनियम को, बाकी थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक नीचे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है एक्टिनॉइड्स, पूरा का पूरा एक्टिनॉइड्स, ठीक है, सब के सब जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, समझ गया? सब के सब एक्टिव सब्सटेंस है और हाफ लाइफ पीरियड भी बहुत कम है, शॉर्ट लाइफ। इसमें बहुत मुश्किल है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। एक्टिनॉइड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी तक जो है क्लियरली पता नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट के तरह ही बिहेव करता है। और कुछ स्टडी में धीरे धीरे सामने आया है, क्योंकि स्टडी करना ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम उसको सोचते हैं, स्टडी करते हैं, तब तक वो ये दुनिया से गायब हो जाता है, तो रहता ही नहीं है। केमिकल रिएक्शन करने के लिए समय चाहिए, उतने समय तक वो जिंदा रहेगा तब ना। तो अल्फा बीटा गामा रेंज में बदल जाता है, शॉर्ट लाइफ इतना है, कम है। समझ गए ना? आई बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखना होगा। हाँ, तो इसकी रेडियो एक्टिव है, शॉर्ट हाफ लाइफ है। उसके बाद जो एक्टिनियम, थोरियम, प्रॉक्टियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रॉक्टियम, ये तीन जो है यूरेनियम के साथ ही हमको अर्थ क्रस्ट में मिलता है। एक्टिनियम, थोरियम एंड प्रॉक्टियम, है ना, ये तीन ठो जो है एक्टिनियम, थोरियम, प्रॉक्टियम नेचुरली अवेलेबल है। किसके साथ? यूरेनियम, यानी जहाँ यूरेनियम है वहीं पर ये भी साथ में मिल जाता है। ठीक है, जनरली साथ में ही मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यूरेनियम के बाद तो नेचुरली यूरेनियम तक है।
यूरेनियम का आगे जितना भी एलिमेंट्स है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचर में नहीं, सब मैन मेड है। जो एग्जिस्टिंग है ये सब थोरियम, प्रोटियम, यूरेनियम इसी सब से बनाया है, ठीक है। उस क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन कराना आप सीख चुके हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन से हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं। जो नॉर्मल एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसको भी इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए अभी क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया तो मेन मेड है न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन मतलब इसमें न्यूक्लियस का चेंज करते हैं, न्यूक्लियस को चेंज करते हैं। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो है उसको चेंज करते हैं। तो न्यूक्लियस जैसे ही बदलेगा वो एलिमेंट बदल जाएगा। तो यूरेनियम के बाद जितना भी है वो सब मेन मेड है, समझ गए। और यूरेनियम के बाद वाले सब को हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम। बियॉन्ड यूरेनियम ऑल आर मेन मेड, ऑल एलिमेंट्स, ऑल actinoids, all beyond uranium all actinoids are man made, ठीक है, by nuclear chemical reaction and called transuranium and called transuranium, ठीक है। और ये ट्रांसयूरेनियम कहलाता है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी के लिए समय चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन करने के पहले ही ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है, केमिकल रिएक्शन करने से पहले ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है। इतना फास्ट ये डिसइंटीग्रेट करता है क्योंकि हाफ लाइफ इसका शॉर्ट है, इनकम्प्लीटली वैनिश हो जाता है इस दुनिया से रिएक्शन कंप्लीट होने के पहले। इसलिए बहुत मुश्किल है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, अभी तक तो संभव नहीं हो पाया कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को परफेक्टली स्टडी किया जाए। हो सकता है फ्यूचर में हो तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो संभव नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और यही आइडिया है कि बस ये डी ब्लॉक की तरह ही बिहेव करता है, ये एफ ब्लॉक, ये लेंथेनाइट की तरह ही बिहेवियर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। हम लोग अब जो है पढ़ेंगे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनॉइड्स, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी +3 है, क्योंकि ये भी ग्रुप 3 से ही बिलोंग करता है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसलिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तो होगा ही, जैसे कि लेंथेनाइड में होता था वैसे एक्टिनॉइड्स में, ठीक है। लेंथेनाइड में जो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट कम था, यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर +2 से लेकर +7 तक है, इतना वेरिएशन जो है लेंथेनाइड में नहीं है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन, ठीक है। सो एक्टिनॉइड्स हैव ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्टिनॉइड्स हैव ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें 5F67S, ये तीनों का जो एनर्जी है वो कॉम्पैरेबल है। एक्टिनॉइड्स में जो 5F60 और 7S है, इस तीनों का जो एनर्जी है वो कॉम्पैरेबल है, मतलब इक्विवेलेंट है, लगभग बराबर है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इस तीनों में हो सकता है आसानी से, ठीक है। इसलिए अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को वो चेंज कर सकता है, ठीक है। आया बात समझ में? सबका कॉम्पैरेबल एनर्जी है, ठीक है। और ये तीनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तीनों कॉम्पैरेबल एनर्जी में। 5F67S तीनों का एनर्जी जो है कॉम्पैरेबल है, और कॉम्पैरेबल है भी। और साथ में क्या है कि ये तीनों केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ये 5F6D और 7S तीनों जो है केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। इसी के कारण जो है वेरिएशन है इतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत आसानी से चेंज कर लेता है।
क्योंकि तीनों का इन्वॉल्वमेंट है बॉन्डिंग, तीनों में एनर्जी कंपेरेबल है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा सा एनर्जी में वेरिएशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है इस तीनों के बीच में, इसीलिए वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में। दैट्स व्हाई वी से एक्टिनॉइड्स हैव ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो लिख लोगे। क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करना है, जैसे हम बोले उसी तरह से अपने लैंग्वेज में अच्छे से लिखो। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड टू बी मोर आयनिक, while हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कॉमन। इसमें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 +7 जा रहा है ना, खास करके +6 +7 बहुत हाई हो गया ना, और लोअर में +2 तक जा रहा है, ग्रुप से भी कम हो रहा है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक रहता है, क्योंकि उसमें जो है इलॉन्गेशन नहीं होता, पोलराइजेशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो जाता है तो हाई चार्ज डेंसिटी हो जाता है, कैटायंस के ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी हो, क्योंकि सबका साइज तो छोटा है, लैंथेनाइड है चाहे एक्टिनाइड से, इसका साइज तो बहुत छोटा है, तो वॉल्यूम कम है, और चार्ज इसका जब हाई जब चला जाएगा उसके पास, जब ऑक्सीडेशन स्टेट हायर एनर्जी हायर हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा क्या होगा, जो है बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन करा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इलॉन्गेशन करा देगा, है ना, अकॉर्डिंग टू फजन रूल, याद है ना। तो उस फजन रूल के हिसाब से क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कोवैलेंट बनाएगा, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आयनिक। ये डिफरेंट है तुम्हारा इससे, लैंथेनॉइड से। लैंथेनॉइड में सारे के सारे आयनिक, क्योंकि उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, उसमें सब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहता है, +4 तक जाता है, उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता है, वेरिएशन वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कम है। लेकिन एक्टिनॉइड्स में वेरिएशन ज़्यादा है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ज़्यादा है, जबकि लैंथेनॉइड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम है, नाम है ना, तो इसीलिए वो सब आयनिक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, वो फजर रूल का एप्लीकेशन होगा, और जिसके चलते कोवैलेंट करेगा, यानी एक्टिनॉइड्स में कोवैलेंट करेगा, कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाएगा, आयनिक कंपाउंड भी बनाएगा। लेकिन आइडिया ये सब लग चुका है, लेकिन समस्या है कि हम लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट लाइफ है, क्योंकि ये शॉर्ट लाइफ बहुत कम समय तक इस धरती पर रहता है। आगे आवाज़ सुन लो, क्लियर हुआ? फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में अब हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस, मतलब वो दिखता कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस दिखता कैसा है। तो एक्टिनॉइड्स जो है वो सिल्वरी वाइट होता है, जैसे लैंथेनाइड भी सिल्वरी वाइट होता है, लैंथेनाइड भी सिल्वरी वाइट होता है, ये भी सिल्वरी वाइट होता है। लैंथेनाइड का थोड़ा कोरोजन स्लो होता है, इसका कोरोजन बहुत फास्ट होता है, और अगर अल्कली है तो तुरंत कोरोड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है, एक्टिनॉइड्स जो है लैंथेनाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, समझ गए ना, ये याद। इसका कोरोजन कब होता है, जब अल्कली से एक्सपोज हो जाता है। कोरोजन मतलब सिल्वरी वाइट है, जब नया नया अभी कटिंग किया होगा सिल्वरी वाइट रहेगा, और थोड़ा देर में वो टार्निश हो जाएगा, उसका कलर जो है तुरंत टार्निश हो जाता है, टार्निश मतलब खराब हो जाता है, कुछ अलग डिफरेंट दिखने लगेगा, क्योंकि जो अल्कली के प्रेजेंस में तो तुरंत टार्निश हो जाएगा, थोड़ा दूसरा में रहेगा थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन अगर वहाँ पर अल्कलाइन वेपर है या अल्कलाइन मीडियम है तो तुरंत ही टार्निश हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। अगर डेंसिटी का बात करेंगे तो हायर डेंसिटी में तो स्मॉलर साइज है, इसमें तो और चला जाता है, वो तो 4F में था लैंथेनाइड, ये तो 5F में जा रहा है, ये भी तो F ही है। 4F से भी कम है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, 4F से भी कम है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इस केस में, इसका एटॉमिक साइज और कम हो जाता है, एटॉमिक साइज और कम हो गया तो वॉल्यूम और कम हो गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ रहा है तो मास तो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन उस कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा है,
वॉल्यूम और उल्टा घटने लगा है, वॉल्यूम बढ़ने के बजाय और घटने लगा है, तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं। मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही डेंसिटी बोलते हैं। तो मास तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं, मतलब हाई डेंसिटी है। इसमें एक एक्सेप्शन है थोरिया, ठीक है। तो वो स्टडी उसका जब करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा, क्या डेंसिटी उसका जाता है ना। आया वो समझ में। उसके बाद है कलर्ड आयन। ये खुद कलर नहीं है, ये इथेनाइल भी खुद कलर नहीं है, एक्टिनाइड भी खुद कलर नहीं है, लेकिन उसका कंपाउंड कलर्ड होता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक में हम लोग क्या देखते हैं कि जो कम्प्लीटली फिल्ड है और जो एम्प्टी है वो कलरलेस होता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि हाफ फील्ड भी कलरलेस होता है। ये डिफरेंट चीज़ है। आया हुआ समझ में। डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कलरलेस होता था, जो जो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है या कम्प्लीटली फिल्ड है, वो कलरलेस होता था। लेकिन यहाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट में देखो 5F0 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 5F7 भी हाफ फील्ड है, यहाँ ये 5F14 कम्प्लीटली फिल्ड है, तीनों कलरलेस होता है, समझ गया। यानी अगर एम्प्टी है तो भी कलरलेस रहेगा, अगर हाफ फील्ड है तो भी कलरलेस रहेगा, कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा तो भी कलरलेस। इसके अलावा और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका होगा वो कुछ ना कुछ कलर देगा, समझ गए। जैसे 5F1 हुआ, 5F2 हुआ, 5F3 हुआ, मतलब इसके अलावा छोड़ करके 0, 7 और 14 छोड़ करके इसके अलावा जो भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो सारे के सारे आयन्स जो है कलरफुल होगा। और कौन सा कलर होगा तो डिपेंड करता है कि कौन सा बैंड में वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, रिलीज कर रहा है, समझ गए। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के लिए कितना एनर्जी लगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सारे आयन्स का कलर सेम थोड़ी, सारे आयन्स का कलर डिफरेंट होगा। तो ऑल आर कलरफुल। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 3 है वो तो कलरलेस है, इसलिए हम लिख दिए। इसको छोड़ करके बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इस तीनों को छोड़ करके इससे जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सब कलरफुल है, ये सबका कलर डिफरेंट है, ठीक है ना। आया समझ में, क्लियर। ये कलर्ड आयन हो गया। ये तीनों अगर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो कलरलेस होगा। इसके अलावा और भी कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें इसमें वो आयन्स कलर्ड होगा। इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है, नाइट का भी लो होता है, इसका भी लो, ठीक है। होना चाहिए था है क्योंकि साइज बढ़ रहा है, समझ गए। लेकिन दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने के बजाय लो, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है, एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है साइज के साथ, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज हो जाता है और प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ ही रहा है ना, पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है 5 तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी आ गया, जो लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होने के चलते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज उसको होल्ड करके रखा, लेकिन इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखा, लेकिन प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉन नज़दीक नज़दीक अरेंज हो गया, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण डोनेशन आसान हो गया, जबकि डिफ़िकल्ट होना चाहिए, लेकिन डोनेशन आसान क्यों हो गया, क्योंकि जगह की कमी है, मारा मारी हो रहा है वहाँ, है ना। अब एक आदमी सीट पर 2-3 लोग बैठा हुआ है, पकड़ के ज़बरदस्ती तो रख दिया, लेकिन मारा मारी धक्का मुक्की हो रहा है ना। तो मौका मिलेगा तो निकल चलेगा वहाँ से, वही हालत है यहाँ। तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर लो हो रहा है। इसका कारण यही है क्योंकि वॉल्यूम बहुत छोटा है, वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है ना। तो जिसके चलते क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इसके लिए आसान हो जाता है।
कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगा। और जब आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगा तो आसानी से रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर हाई होगा। ये जब लो है तो ये हाई होना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करता है, इसलिए जब ये लो है तो ये हाई होगा ही। समझ में आया ना क्यों होता है ऐसा? है बढ़ना चाहिए था लेकिन घट गया। इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट है किसी को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनोइड्स पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हाई होगा, डेंसिटी हाई है, डेंसिटी हाई है ना, डेंसिटी हाई तो बहुत नज़दीक है रेंज, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा है, उनको ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए या रिमूव करने के लिए, तो डेफिनेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। जब मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो उसके बाद में बॉयल करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और हाई होगा, ठीक है। लेकिन इरेगुलर है, हायर साइड में ही रहता है, लेकिन हायर साइड होने के बावजूद भी इरेगुलर, मतलब कंटिन्यूसली नहीं कि बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि डेंसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, हायर साइड में है तो डेंसिटी भी इरेगुलर, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ नहीं रहा है। इसीलिए जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी रेगुलरली इंक्रीज नहीं कर रहा है। जब उसका डेंसिटी ही इरेगुलर है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इरेगुलर होगा, है ना। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो अगर रेगुलर होता तो कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाता, लेकिन कहीं कहीं बीच में ड्रॉप हो जाता है, फिर बढ़ने लगता है, फिर ड्रॉप होता है, फिर इंक्रीज होता है, तो इसलिए इरेगुलर है। लेकिन ओवरऑल जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर साइड में ही रहता है, क्योंकि ओवरऑल डेंसिटी हायर साइड में रहता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में सारा का सारा में जो है अनपेयर्ड ही रहता है लगभग, इसीलिए मैक्सिमम जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देता है, कम से कम एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होता है, एक एक्टिनियम छोड़ के, एक एक्टिनियम को छोड़ करके बाकी सारा का सारा जो है, लास्ट में जो लॉरेंशियम है, तो लॉरेंशियम का स्टडी ही अभी तक नहीं हो पाया, वो क्या है नहीं है, क्योंकि उसका हाफ लाइफ 3 मिनट है। सबसे लास्ट एलिमेंट कौन है? लॉरेंशियम। लॉरेंशियम सिर्फ 3 मिनट है हाफ लाइफ, तो हमको लगता है कि 6-7 मिनट में सब गायब हो जाता होगा। 3 मिनट अगर 10 ग्राम लेंगे तो 3 मिनट में 5 ग्राम हो जाएगा, फिर अगला 3 मिनट में 2.5 ग्राम हो जाएगा, अगला 3 मिनट में 1.25 ग्राम हो जाएगा। तो इतने तेज़ी से घटता है कि बहुत मुश्किल है स्टडी करना, समझ गया ना। अब जो शुरुआत में एक्टिनियम है, एक्टिनियम के बाद क्या है? थोरियम है। एक्टिनियम, थोरियम, प्रॉक्टियम एंड यूरेनियम। एक्टिनियम, थोरियम, प्रॉक्टियम या प्रॉक्टिनियम है, प्रॉक्टिनियम एंड यूरेनियम, ये चारों का जो है हाफ लाइफ लंबा है, रिलेटिवली सफिशिएंटली लॉन्ग है, इतना लॉन्ग है कि वो कुछ दिन तक रहता है, क्योंकि हो जाएगा रिएक्शन का स्टडी, समझ गया कि नहीं? हैं? तो इसीलिए उसका रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ है यूरेनियम तक। एक्टिनियम, थोरियम, प्रॉक्टियम एंड यूरेनियम, इसका लॉन्ग लाइफ है, तो इसलिए लॉन्ग हाफ लाइफ, लॉन्ग लाइफ नहीं है, लॉन्ग हाफ लाइफ, लॉन्ग लाइफ तो है ही नहीं समझ गया कि नहीं, है ना। लॉन्ग हाफ लाइफ, तो लॉन्ग हाफ लाइफ होने के चलते उसका स्टडी कुछ हो जाता है यूरेनियम का। लेकिन यूरेनियम के बाद जो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, सिंथेटिक कर सकते हैं क्योंकि मैन मेड है, नेचर में नहीं होता है, वेरी शॉर्ट लाइफ है, 1 दिन मैक्सिमम है उसका हाफ लाइफ। 1 दिन से शुरू करो तो 3 मिनट में खत्म, यानी जो भी बना है मतलब मैक्सिमम 1 दिन का उसका मतलब 24 घंटा हाफ लाइफ होता है, 1 दिन मतलब 24 आवर्स, और बाकी का उससे भी कम। और सबसे कम तो लॉरेंशियम का है, जो लास्ट एलिमेंट है लॉरेंशियम, है ना, Lw, लास्ट एलिमेंट Lw है ना, लॉरेंशियम है,
उस लॉरेंशियम का हाफ लाइफ तो 3 मिनट है। सोचते सोचते 3 मिनट अरेंजमेंट करते करते 3 मिनट बीत जाएगा। हाँ, उसको रिएक्शन के लिए सब अरेंज करेंगे, उतने में 3 मिनट गायब हो जाएगा। तब तक तो आधा खत्म हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? तो स्टडी कितना मुश्किल है। समझ में आ गया कि रेडियो एक्टिव नेचर हाईली रेडियो एक्टिव है। खास करके जो सिंथेटिक एलिमेंट्स है वो तो और ज़्यादा। ट्रांस यूरेनियम तो हाईली रेडियो एक्टिव है, तो तुरंत गायब हो जाता है। समझ गया कि नहीं? अब आएगा नेक्स्ट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में वही चीज़ है जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता था कि 4F में जाता था, D में जाने से पहले, D में जाने से पहले 4F में चला जाता है, जिसके चलते बढ़ने के बजाय घटने लगता है। अब यहाँ पर क्या 6D में जाने से पहले 5F नहीं जा रहा है, ये भी वही काम कर, तो ये भी क्या करेगा, एक और स्क्रीनिंग इफेक्ट 4F से भी कम है इसका, और ज़्यादा इसका डिफिकल्ट, तो घटने के बजाय बढ़ने के बजाय और ज़्यादा घटने लगता है। तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, साइज घट जाता है। नहीं, नॉर्मल ट्रेंड में बढ़ना चाहिए था साइज एटॉमिक नंबर के साथ, लेकिन यहाँ एटॉमिक नंबर के साथ तो घट रहा है एटॉमिक साइज। आई बात समझ में? जिसको हम लोग लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, एक्टिनॉइड में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते होता है, वही एबनॉर्मल बिहेवियर एफ ब्लॉक में एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते होता है। तो कोई नया चीज़ नहीं है, जो वहाँ बोले वही यहाँ करना है। बस लेंथेनॉइड की जगह एक्टिनॉइड लिख देंगे, 4F की जगह 5F लिख देंगे, 6D के लिए हाँ वहाँ क्या लिखाएगा 5D लिखा जाएगा, 6D लिखा। समझ गए कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी का। तो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है और मेटालिक कैरेक्टर हाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है और मेटालिक कैरेक्टर हाई है, जिसके कारण ये हाईली रिएक्टिव होता है। इसलिए वो टार्निश्ड हो जाता है एयर में एक्सपोजर होने से। टार्निश्ड इसलिए हो जाता है कि एयर से रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है और उसके बाद ऑक्साइड का एक हार्ड लेयर बन जाता है उसको। मतलब जैसा जंग लगता है आयरन में तो झड़ जाता है ना सर, इसमें झड़ता नहीं, वो ऑक्साइड का लेयर उसी पर चिपक जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर चिपक जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो एक्टिनॉइड का जो ऑक्साइड बनेगा उसका लेयर उसी के ऊपर चिपक जाएगा, इसलिए वो देखने में ख़राब हो जाएगा, लेकिन आगे फिर कोरोजन रुक जाएगा। समझ गया ना? जैसे एल्यूमिनियम का कोरोजन रुक जाता है, एक लेयर रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, उसी पर चिपक गया। वही केस यहाँ पर। ठीक है, आया हुआ समझ में? हाँ, तो इसीलिए जो है हॉट ये रिएक्ट कर जाता है और टार्निश्ड हो जाता है। दूसरा बात है कि ठंडा पानी के साथ नहीं रिएक्ट करता, लेकिन हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है। ठीक है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद डिजॉल्व भी करता है। ठीक है, उसके बाद ये हेलोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है मॉडरेट टेम्परेचर से। नॉर्मल टेम्परेचर जो से ये टेम्परेचर जिस पे हम लोग हैं, उस टेम्परेचर पर ये हेलोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है, इसलिए सारी चीज़ों से रिएक्ट कर देता है मॉडरेट टेम्परेचर। तो काइनेशन एंथैल्पी कम है, तो इस टेम्परेचर पर भी उसको एनर्जी मिल जाता है। तो काइनेशन एंथैल्पी कम है, इसलिए सफिशिएंट एनर्जी है रूम टेम्परेचर में, उसको मिल जाता है, इसीलिए रिएक्शन कर सकता है। उसके बाद जो है अगर एसिड का बात करेंगे तो HCl के साथ वो आसानी से रिएक्ट कर जाता है। HCl के साथ वो आसानी से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ स्लो रिएक्शन होता है। नाइट्रिक एसिड के साथ स्लो रिएक्शन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी स्लो रिएक्शन होगा, क्योंकि दोनों ऑक्सी एसिड है। दोनों क्या है? ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड क्या होता है कि वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। वो क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सी एसिड जो होता है नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सी एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और
नाइट्रिक एसिड स्पेसिफिक वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मतलब बात अगर करोगे सब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एवर प्रोड्यूस बात करोगे तो यही, समझ गए ना। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है वो उसके लेयर से रिएक्ट कर जाता है और उसके ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है, जिसके चलते वो जो है रिएक्शन स्लो हो जाता है, बार बार लेयर बन जाता है। जब ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है लेयर बनता है, फिर लेयर हटाओ, फिर रिएक्ट करो, लेयर हटाओ, फिर नाइट्रिक एसिड में घुल जाता है वो लेयर, लेकिन लेयर बार बार बनता है, बार बार उसको घुलाना पड़ता है, तब ना रिएक्शन होगा, तो स्लो हो ही जाएगा। आगे समझ में ना। अब इसका बच गया क्या, यूजेस। तो यूजेस सब लोग जानते हैं। एक्टिनॉइड का यूज हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए करते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे थोरियम है, तो थोरियम का हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं बिजली बनाने के लिए, है ना। थोरियम का यूज जो है कैंसर ट्रीटमेंट में भी करते हैं। थोरियम का आज के समय में मेनली यूज जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है। एटॉमिक रिएक्टर में तो करते ही है, लेकिन आज के समय में थोरियम का यूज कैंसर सेल को डेथ करने के लिए, मारने के लिए यूज करते हैं, समझ गए, क्योंकि ये गामा रेज रिलीज करता है बहुत ज़्यादा। थोरियम का कैरेक्टर क्या है कि गामा रेज काफ़ी ज़्यादा रिलीज करता है, और गामा रेज जो होता है कैंसर सेल को किल कर देता है, इसलिए थोरियम का आजकल यूज कैंसर ट्रीटमेंट में होने लगा है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये यूज हुआ थोरियम जिसका सिंबल है TH, ठीक है। उसके बाद आता है यूरेनियम। यूरेनियम का तो एटम बम बनाने के लिए यूज होता है ना। और न्यूक्लियर रिएक्टर में स्पेशली अब यूरेनियम का ही यूज होता है, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में हीट एनर्जी ये रिलीज़ करता है जब इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। तो यूरेनियम के आज के समय में जो यूज है वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका यूज जो होता है ग्रीन कलर का ग्लास बनाने में यूज होता है। ग्रीन कलर होता है ना, ग्रीन कलर, ग्लास में ग्रीन कलर, कोई भी ग्लास का बोतल उठाओ देखो हल्का ग्रीन है। ये जो ग्रीन कलर इसमें देख रहे हो ना, ये यूरेनियम का सॉल्ट है। इसमें यूरेनियम का सॉल्ट जो ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। इससे भी ज़्यादा ग्रीन चाहिए तो ज़्यादा सॉल्ट देंगे, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर इम्पार्ट करना है, उसके लिए यूज़ करना है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और मेडिसिन में भी यूज़ होता है यूरेनियम का, ठीक है। तो वाइड यूज़ है, ठीक है। और प्लूटोनियम, ठीक है ना, प्लूटोनियम से भी एटम बम बनता है, और साथ में न्यूक्लियर रिएक्टर भी चलाते हैं, एटम बम और ठीक है ना। यूरेनियम का चूँकि फ्यूल के रूप में ज़्यादा यूज होने लगा है, तो लोग अब जो है प्लूटोनियम को यूज करते हैं एटम बम बनाने के लिए, समझे। यूरेनियम का भी यूज नहीं करता है, क्योंकि यूरेनियम का फ्यूल हीट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करता है ना वो, इसलिए उसको फ्यूल के रूप में यूज करता है न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए। लेकिन प्लूटोनियम का ये हीट एनर्जी कम रिलीज़ करता है, इसलिए एटम बम के बनाने में ज़्यादा यूज होता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में तो सबका यूज होगा, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, ये तीनों का योगदान ज़्यादा है। ये तीनों को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, उसमें से यूरेनियम का ज़्यादा यूज होता है, और एटम बम बनाने में ज़्यादा यूज होता है प्लूटोनियम का, ठीक है। समझ में आ गया ना, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से D&F ब्लॉक एलिमेंट गेट्स होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स I'll start the coordination.